मीडिया की आजादी बंगाल के अंदर छीन ली गई है। आज महिलाओं की आजादी बंगाल के अंदर छीन ली गई है। लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। वायरल हो रहा है जिसमें कोई टीएमसी का कर्मचारी हो बता रहा है कि तुमको वोट नहीं देना है तो टीएमसी को देना, नहीं तो मिठाई भेजेगी, सारी चीजें धमका रहे, थ्रेटन कर रहे हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार को करना चाहिए था कि बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था। ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब ने साफ साफ कहा है कि जो बंगाल में दिक्कत, जो 7 जुडिशियल ऑफिसर फंस गए थे, उसके लिए जो उनके बंगाल हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो फोन कर रहे थे, तो गृह सचिव उठा नहीं रहे। ना ही वो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को अपने स्टेट में फॉलो कर रही हैं। उनके पास एक इतनी बड़ी फौज है अवैध घुसपैठियों की, जिसको वो कहीं भी यूज कर सकती है। किसी का रेप करा सकती है, किसी का दुष्कर्म करा सकती है। कि वहाँ के इलेक्शन में बहुत ज्यादा हिंसा होने वाली है। ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट को चलने नहीं दिया गया है, वहाँ गुंडे घुस गए थे। उस प्रोसीडिंग को एडजर्न करनी पड़ी हाई कोर्ट के जज को। देख रहे वो न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में है और आने वाले समय में बंगाल इलेक्शन है। मई में बंगाल इलेक्शन होने वाले हैं, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी हो रही है। तो इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि बंगाल इलेक्शन को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। क्या इस बार फिर से ममता बनर्जी आने वाली है और लहर किसी और नेता की लग रही है? बंगाल इलेक्शन को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि नॉर्मल इलेक्शन तो वो है नहीं, क्योंकि काफ़ी बयान सुनने में आते हैं कि बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे किसी ऑपोजिशन पार्टी का जाना और वहाँ प्रचार प्रसार करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जो इलेक्शन कमीशन का प्रोविजंस है और फ्री और फेयर इलेक्शन की बात है, वो बंगाल में तो एटलीस्ट नहीं दिख पा रही है। क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से अभी एक वीडियो मैं देख रहा था वायरल हो रहा है जिसमें कोई टीएमसी का कर्मचारी हो बता रहा है कि तुमको वोट नहीं देना है तो टीएमसी को देना, नहीं तो मिठाई भेजेगी, सारी चीज़ें धमका रहे, थ्रेटन कर रहे हैं। और उसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी कहें। और आज बंगाल के एडवोकेट जनरल को ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब ने साफ साफ कहा है कि जो बंगाल में दिक्कत, जो 7 जुडिशियल ऑफिसर फंस गए थे, उसके लिए जो उनके बंगाल हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो फोन कर रहे थे, तो गृह सचिव उठा नहीं रहे। तो गृह सचिव जब आज यहाँ आए थे होम सेक्रेटरी, तो उनको कहे कि आप फोन क्यों? बोले सर फ्लैट में सारी चीज़ें। अब समझिए कि वो कोर्ट में भी वो बंगाल को नहीं मानते। और चीफ जस्टिस का भी कहना है कि बंगाल अलग ही तरीके के नॉर्म्स चल रहा है। रूल ऑफ लॉ जो है, विधि का शासन कह लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरा फेल है। सरकार वहाँ पे कर नहीं पा रही है कुछ। मुझे तो लगता है कि पहले फेयर इलेक्शन होना बहुत मुश्किल है जब तक कि आप 3 इमरजेंसी प्रोविजन लगा के इलेक्शन ना करवाए। रीजन बाय कि अभी देखिए कितना भी पहले इलेक्शन कमिश्नर हो जाए, सारी चीज़ हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली तो पुलिस तो उन्हीं की पुलिस है। तो मैं मानता हूँ, और उनकी पुलिस और उनके कार्यकर्ता सब एक जैसे ही काम बिहेव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तरीके का मैनिपुलेशन हो रहा है बंगाल इलेक्शन में। और इसका रिपरकशन चुनाव के रिजल्ट में होगा और रिजल्ट मैनिपुलेटिव होगा। और बंगाल में अभी जो नॉन वोटर्स हैं टीएमसी के, या बीजेपी को देते हैं, कांग्रेस को देते हैं, किसी और को देते हैं, उसके लिए जान के खतरा है। पहले हमेशा ही मारदंगा होता है, इस बार भी देखिएगा। एप्रीहेंशन मुझे ऐसा है कि वहाँ के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा हिंसा होने वाली है। इसी को देखते हुए अलग अलग स्टेट से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से पुलिस बुलाया गया। लेकिन मैं मानता हूँ कि इससे पुलिस बुलाने से ज़्यादा बेहतर था पैरामिलिट्री बुलाते। क्योंकि पुलिस कहीं पैरामिलिट्री बुलाते, सीआरपीएफ को बुलाते, सीआईएसएफ को बुला लेते। कारण क्या है, पुलिस कहीं भी हो, पुलिस का रोल ही है रिश्वत खाना, इधर उधर करना। तो मैं मानता हूँ कि इस सब काम में पैरामिलिट्री का रहना ज़्यादा जरूरी है। पुलिस उतने कंपिटेंट है नहीं, वो इतना बड़ा तौंद लेके कहाँ जाएंगे, वो प्रॉपर कर नहीं पाएंगे चीज़ों को। मुझे ऐसा मानता है पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। और पुलिस बहुत सफिशिएंट नहीं है। पैरामिलिट्री जब तक आप वहाँ पर डिप्लॉय नहीं करेंगे तब तक फ्री और फेयर इलेक्शन होना बहुत मुश्किल लग रहा है। जैसे आपने कहा कि बंगाल में फेयर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है इस बार, तो क्या पिछले जितनी बार मर्तबा इलेक्शंस हुए क्या वो फेयर नहीं थे? और अगर फेयर थी तो क्या ममता बनर्जी बार बार कैसे आ रही थी? बिल्कुल फेयर नहीं थे। आप सीधी सी बात है, अगर एक गांव में 100 वोट हैं और उसमें 40 जो है टीएमसी के हैं और 60 बीजेपी के हैं, और 60 को आप वोट ही नहीं देने को, तो 40 तो आपको मिल ही जाना है। तो आप जीत ही जाओगे। भारत के इलेक्शन की समस्या डेमोक्रेसी का क्या है कि जितने मिनिमम पे भी लोग जीत जा रहे हैं सीधी। तो बहुत सारे लोगों को, जो बहुत सारे लोग, इवन कि लोकल पंचायत तक इलेक्शन में जो टीएमसी के नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें, तो उनको क्या करते हैं, उनको बंद गांव में धमकाया जाता है। जब वीडियो की बात मैं कर रहा था, या उस तरीके से। उसके अलावा भी उनको मारपीट की जाती है, लड़कियों को सरेआम छेड़ा जा रहा है, थ्रेटन दे रहे हैं कि तुम या तो टीएमसी को वोट दो या तो तुम जाओ मत। तो बीजेपी को वहाँ वोट ही नहीं मिलेगा या कांग्रेस को वहाँ वोट ही नहीं मिलेगा। तो जो टीएमसी को सिर्फ वोट मिलेगा, तो लाजमी सी बात है जीतना। और रही बात आपने जो पूछा कि पहले भी जीते, बिल्कुल जीते हैं। और मैनिपुलेशन तो हमेशा से हो रहा है। मालदा से लेके बहुत सारे 24 परगना, वहाँ पे मारधार, कत्लेआम बहुत आम है और वहाँ हो ही रहा है। मैं मानता हूँ कि इस बार इंडियन गवर्नमेंट को, गृह मंत्रालय को, भारत सरकार को और चुनाव आयोग को मिल करके, और सुप्रीम कोर्ट इस बार कड़ी निगरानी बनाए हुआ है। फिर भी ये मुझे लगता है 3 संस्थाओं के बावजूद भी ममता बनर्जी फेरबदल करने में सफल हो सकती हैं। क्योंकि बहुत हद तक उनके जो कर्मचारी है, जो रूट लेवल पे कर्मचारी हैं, वो बहुत गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर थ्रेटन कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में फ्री इलेक्शन हो रहा है, इस पे मुझे पूरा संदेह बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी का डर जो है राजनीतिक स्तर पे इतना क्यों है कि एक महिला है, और राजनीतिक पॉलिटिकली देखा जाए तो इतना डर नेताओं में उनके नाम से क्यों है? डरते हैं लोग ममता बनर्जी के नाम से, चाहे नेता हो, चाहे जमीनी स्तर के लोग हों, चाहे वो बंगाल के रहने वाले हों या ना हो। लेकिन जब ममता बनर्जी का नाम आता है तो भय क्यों हो जाता है लोगों को? देखिए, भय लोगों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर तो नहीं है और ना ही वो संवैधानिक
संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को अपने स्टेट में फॉलो कर रही हैं। उनके पास एक इतनी बड़ी फौज है अवैध घुसपैठियों की, जिसको वो कहीं भी यूज कर सकती है। किसी का रेप करा सकती हैं, किसी का दुष्कर्म करा सकती हैं, किसी के ऊपर बुलडोजर चलवा सकती हैं, किसी को पूरे गांव को बंधक बना सकती हैं कि वोट देने ना जाए, और खुले मंच से कहती हैं कि आप लोग भूलिए नहीं, आप लोग अभी माइनॉरिटी में हैं, मेजॉरिटी हमारे पास है जो अवैध घुसपैठी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे महिला से तो सबको डरना चाहिए। और मैं मानता हूं कि जिस समय SIR की प्रोसीडिंग शुरू हुई थी उसी समय ममता बनर्जी का एक बयान आया था कि अगर SIR बंगाल में हुआ तो मैं पूरे देश को हिला के रख दूंगी। आखिर वो किसके बल पर इतना बड़ा दम भर रही हैं? तो कहीं ना कहीं उनके बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास अवैध घुसपैठियों की इतनी बड़ी श्रेणी है कि इसको मैं कहीं भी यूज कर सकती हूँ, किसी के साथ मारपीट करा सकती हूँ, ED CBI पे हमला करा सकती हूँ, खुद जाकर ED और CBI के पेपर को छीन सकती हूँ, और इसका मैं पूरी तरह के उपयोग कर सकती हूँ, और बाद में हाथ तोड़ के, पैर तोड़ के, सर फोड़ के विक्टिम कार्ड भी खेल सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे में सबसे पहले केंद्र सरकार को करना चाहिए था कि बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था, फिर वहाँ पे SIR CA NRC लगाना चाहिए था, अवैध घुसपैठियों को बहुत ही कड़ी सजा देकर बाहर करना चाहिए था देश से, तब बंगाल में चुनाव कराना चाहिए था, जिसमें कि केंद्र सरकार विफल रही है। और केंद्र सरकार भी ये बात जानती है कि ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन उनके कुछ बातें हैं ऐसी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो तुरंत आ जाती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि केंद्र सरकार को फटकार लगा सकता था। तो कहीं ना कहीं अब सबकी आंखें खुल चुकी हैं, और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पिछले 5 सालों में राज किया है वो क्रूरतम से क्रूरतम है। वो महिलाओं को कहेंगे कि रेप होगा तो हम 10 लाख रुपए देंगे, वो महिलाओं को कहेंगी कि 9 बजे के बाद बाहर मत निकलो नहीं तो तुम्हारे साथ गलत हो सकता है। RG कर मेडिकल रेप केस में सबने देखा कि कैसे उन्होंने एक्यूज को बचाने की कोशिश की, सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है मालदा के अंदर और मुर्शिदाबाद के अंदर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और रेप हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं नहीं मानता कि वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है। वहाँ पर पूरी तरीके से ममता बनर्जी का राज चल रहा है और वो अपने हिसाब से सिस्टम को चला रही हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं तो कभी भी जब केंद्र सरकार की कोई पुलिस जाती है, इलेक्शन कमीशन जाता है, ED जाता है, CBI जाता है, उनकी पुलिस, उनकी गवर्नमेंट कहीं से कोऑपरेट नहीं करती है। इसीलिए लास्ट नाइट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि अगर जुडिशियल ऑफिसर और उनके बच्चों को कुछ हुआ तो हम किसी को बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही निंदनीय है एक लोकतंत्र में कि कोई आपके यहाँ आपकी मदद करने जा रहा है, आप उसको घेराव कर लेते हैं, हमला करवाने की कोशिश करते हैं, और कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का फोन DGP नहीं उठाते, उनको सही जानकारी नहीं देते हैं। लेकिन जैसे आपने बोला कि महिलाएं वहाँ पे सेफ नहीं है बंगाल में, वहाँ पे रेप करने पे बहुत खुशी होती है और पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी वो महिलाएं जिन्होंने अपराजिता कानून 2 बार भेजा था, एक बार वापस आ गया था, दूसरी बार वो बैठे बैठे टेबल पे धूल खा रहा है। जी देखिए, पहले ममता बनर्जी क्या थी, अब ममता बनर्जी क्या है, दोनों में बहुत अंतर है। दूसरी बात मैं बता दूं तो ममता बनर्जी को सत्ता पाने का डर नहीं है, सत्ता पाने का लालच नहीं है। उन्हें डर इस बात से है कि अगर मैं सत्ता से निकल जाऊंगी तो मेरे सारे घोटाले खुल जाएंगे, मेरे सारे ऐसे अवैध घुसपैठिए पकड़े जाएंगे जिसको मैं कई सालों से पोषित कर रही हूँ, और मुझे जेल जाना पड़ेगा, मेरे भतीजे को जेल जाना पड़ेगा। इस डर की वजह से वो चुनाव प्रचार में इस तरीके की बात कर रही हैं। हम देखते हैं कि एक चुनाव प्रचार जो कि लोकतंत्र का हिस्सा है, जिसको कि सेलिब्रेट करना चाहिए, उसमें ममता बनर्जी ऐसे ऐसे नारे दे रही हैं कि मरना है, कटना है, किसी को भी उठा लेना है, अगर हम हारे तो ये कर देना है। तो कहाँ से ये बयान सही होगा? और अभी ममता बनर्जी के भतीजे का एक बयान आया है जिन्होंने पाकिस्तान के एक नेता के लिए कहा कि हम घर में घुस के मार देंगे। तो ऐसी मानसिकता जो एक नेता के तौर पर है उनके द्वारा दिखती है तो अच्छा नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज मीडिया की आज़ादी बंगाल के अंदर छीन ली गई है, आज महिलाओं की आज़ादी बंगाल के अंदर छीन ली गई है, लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बंगाली लोग हैं वो छोड़कर बंगाल को बाहर अदर स्टेट में जा रहे हैं या तो फिर अदर कंट्री में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब पर रोक लगना चाहिए। जैसे आपने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात करी, जो हुआ वो पूरे भारत के साथ साथ विदेश के लोगों ने भी देखा, लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टेट की सरकार के साथ साथ उस जांच में केंद्र सरकार भी मौजूद थी, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। आरोपी कौन है, क्या है, कहां से आता है, क्या बैकग्राउंड है, कुछ नहीं पता चला। ये साफ तौर पे कि पीड़िता को उसके परिवार को इंसाफ तो नहीं ही मिला है। तो आपको लगता नहीं कि चलिए
वहाँ के लोग तो नाखुश हैं ही, चलिए बोला जाए कि स्टेट से नाखुश है, ममता बनर्जी से नाखुश है, वहाँ की महिलाएं नाखुश हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार भी विफल रह रही है महिला को न्याय दिलाने में, डॉक्टर को न्याय दिलाने में वहाँ पे, तो आपको लगता है कि भाजपा पार्टी महिलाओं के लिए कुछ कर पाएगी अगर वो बंगाल में आती है? अगर करती तो अपनी एटलीस्ट जांच तो पूरी कर पाती। केंद्र सरकार भी इंक्लूड थी उसमें। देखिए, केंद्र सरकार हो या कोई भी सरकार हो, जब किसी स्टेट में कोई जांच करने ली जाती है तो वहाँ पे स्टेट का कोऑपरेशन बहुत ही मजबूत होता है और बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब आप भारतीय संविधान की बात करेंगे तो संघीय संविधान है और संघीय संविधान में स्टेट को कोऑपरेशन करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन बंगाल के द्वारा हमेशा से जंगल राज दिखाया गया है, कभी कोऑपरेशन नहीं किया गया है। इसके पहले भी जब ईडी सीबीआई गई थी तो ईडी सीबीआई के ऊपर पत्थर चले थे। अभी भी जब ईडी सीबीआई गई है आईपैक मामले में तो वहां पे ममता बनर्जी खुद कूद पड़ी हैं। ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट को चलने नहीं दिया गया है, वहां गुंडे घुस गए थे, उस प्रोसीडिंग को एडजर्न करनी पड़ी हाई कोर्ट के जज को। तो ऐसे स्टेट में इन्वेस्टिगेशन सही हो, साफ सुथरा हो या कोई पकड़कर सामने आए, कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब किसी राज्य में जाएंगे तो वहाँ को आपको सीसीटीवी चाहिए, वहाँ के आपको फिंगरप्रिंट चाहिए, वहाँ के आपके वो ब्लड के रिपोर्ट चाहिए। जब वो रिपोर्ट बनाने वाला ही पार्टी से मिलकर ऐसा कांड करेगा तो आखिर कैसे इन्वेस्टिगेशन में सही रिपोर्ट आ पाएगा और कैसे सेंट्रल की गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट उसके विक्टिम को न्याय दिला पाएगा। तो मेरा मानना है कि इसमें साफ तौर पे बंगाल सरकार का फेल्योर है। जिस तरीके से ममता बनर्जी एक महिला होकर कई सारे ऐसे बयान दी महिलाओं के खिलाफ कि 9 बजे के बाहर मत निकलो, हम मैनिफेस्टो में ला रहे हैं कि अगर किसी लड़की के साथ रेप होता है तो हम 10 लाख देंगे। तो ऐसे बयान देने वाली महिला का मैं नहीं चाहता कि लोकतंत्र में कोई हिस्सा हो, क्योंकि महिलाओं का भी उतना ही समाज को आगे बढ़ने में योगदान है जितना पुरुषों का है। महिलाओं को भी उतनी आज़ादी है जितना पुरुषों की है और कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री महिलाओं की आज़ादी को रोक नहीं सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आज 9 जजों की बेंच बैठा के इसी बात को सुन रही कि सबरीमाला में महिलाओं का जाना सही है नहीं है, और पहले के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मान चुकी है कि जाना उचित है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में मेरा मानना है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो कि न्याय का एक प्रधान है वहां से जब ऐसे मैसेज आते हैं कि इक्वलिटी की राइट महिलाओं को दी जाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, 15, 16 में कहते हैं कि महिलाओं के लिए स्पेशल लॉज बनाया जाए, उसके बाद भी अगर किसी स्टेट में वो नियम नहीं फॉलो हो रहे हैं तो ये हमारे संविधान का दुर्भाग्य है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का दुर्भाग्य है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी मुख्यमंत्री हमारे यहाँ शासन कर रही है। और आज बंगाल के अंदर बिहार से ज़्यादा जंगल राज चल रहा है, वहाँ महाजंगल राज चल रहा है। एक बार खत्म होगा तो जरूर वहाँ पे सुशासन आएगा और लोग फिर से सुचारू रूप से अपने काम को कर सकेंगे और सुदृढ़ तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। आपसे आखिरी सवाल, ममता बनर्जी जो हैं अभी देखते हैं मुख्यमंत्री बनेंगी नहीं बनेंगी, वो आगे वक्त बताएगा। मई में चुनाव है, लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस की बजाय वहाँ पे अब बिहार और यूपी की पुलिस ही भेजी जा रही है, वहाँ का शासन प्रशासन भी भेजा जा रहा है। क्या वहाँ की पुलिस से भरोसा नहीं है या बंगाल की पुलिस कम पड़ गई है कि यूपी बिहार से भी शासन प्रशासन बंगाल में भेजा जा रहा है? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर जो मैम स्टेट का मामला है और स्टेट में जो हेड है ममता बनर्जी, वो खुद ही आप सीपैक वाले मामले में देखे होंगे कि जैसा विशाल जी बता रहे थे खुद पहुंच गई थी। तो जब एक स्टेट के हेड ही जाकर के आप ईडी के छापे को रुकवा रही और सारा कुछ, तो वहाँ के पुलिस तो उनके कमिश्नर ने एक दूसरे केस में जो है जब पहुँचने को पता चला तो वहाँ जो है वहाँ सीबीआई की टीम को वहाँ के कमिश्नर ने रोक लिया था या हिरासत में ले लिया था। तो इसलिए भेजना पड़ेगा क्योंकि फेयर इलेक्शन हो नहीं पाएगा। और पूरी बंगाल के कमिश्नर तारजीकर मेडिकल कॉलेज वाले केस में तो बंगाल कमिश्नर की जो उसमें भूमिका थी बहुत सारी चीज़ों, जो रॉय था उसका जो एक्यूज था उसको मदद करने में सारी चीज़ें। तो मैं मानता हूँ कि बंगाल की जो मनोज नडुला का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होता है उसके ऊपर देश की राजनीतिक का और सारा चीज़ का जिम्मेदारी होती है और उसको बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि रूल ऑफ लॉ वहाँ है नहीं, पावर है एट्रोसिटी है, हर तरफ मार धाड़ सारी चीज़ें। टीएमसी के अगर आप समर्थक हैं तो ठीक है, बीजेपी और उसके हैं तो फिर आपको आपकी जान को भी खतरा है। हर जगह मॉब लिंचिंग के डर है, इसीलिए इस बार इलेक्शन में और मुझे ऐसा अप्रीहेंशन, और आप देखिएगा भी कि मई में जो इलेक्शन है इस बार सबसे ज़्यादा रक्तपात होगा क्योंकि ममता बनर्जी को इस बार उनको सत्ता जाने का डर है और किसी भी तरीके से सामदाम दंड भेद तरीके से वो अपने आप को सत्ता को कंटेन करना चाहती है, रखना चाहती हैं। उसके लिए किसी भी स्तर जाएंगे। इसी को देखते हुए भी बिहार से, झारखंड से और यूपी से पुलिस जा रही है। मैं मानता हूँ इस बार एंगल पे पैरामिलिट्री को जाना चाहिए। जैसे पहले भी कहा, पैरामिलिट्री जाएगी तो चीज़ें और थोड़ी अच्छी हो सकती हैं। तो जो इतना उन्होंने रोहिंग्यास को घुसा लिया है और जितना अभी देखिए इनके जो नेता थे, जो शफीकुर रहमान कुछ नाम था उसका, वो जो है पूरा जुडिशल ऑफिसर जो सुप्रीम कोर्ट ने टीम बनाई उस जुडिशल ऑफिसर घेर लिया था, सीआईडी घेर लिया था। तो वहाँ कब क्या हो जाए, किसके मॉब लिंचिंग हो जाए, कोई भरोसा नहीं। ममता बनर्जी का स्टेट टोटल फेलियर है और इस बार अगर इलेक्शन वो जीती तो मैं नहीं मानता हूँ अगले 5 साल 7 साल बाद भारत का पार्ट वो बंगाल रहेगा, वो काट के उसको अलग कर देंगे। और इस तरीके का माहौल अभी भी है कि वहाँ नॉन जो बंगाली है जैसा जो चीज़ें हैं जो उनके समर्थक नहीं, उसका वहाँ रहना बहुत मुश्किल है आज के टाइम।
आपको क्या लगता है मई में बंगाल इलेक्शन है, इस बार ममता बनर्जी फिर से अपनी सत्ता बंगाल में बचा पाएंगी या फिर हमें कोई और पार्टी, कोई और मुख्यमंत्री का चेहरा बंगाल में देखने को मिलेगा? क्योंकि बंगाल इलेक्शन एक ऐतिहासिक इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि उसकी चर्चा देश भर के साथ साथ विदेशों में भी हो रही है बंगाल इलेक्शन को लेकर। अगली बार हम फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।